The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। किसानों और सरकार के बीच बैठक दर बैठक 8 राउंड की बातचीत हुई है बिना किसी नतीजे के। टिप्पणीकार कहने लगे कि सरकार अब इस इंतजार में है कि आंदोलन मीडिया कवरेज से बाहर हो और फिर तमाम लंबे आंदोलनों की तरह अपनी मौत मर जाए। क्रिकेट में एक तरकीब होती है स्लो ओवर रेट। धीरे धीरे गेंद डालते रहिए, मैच का नतीजा अपने आप बदल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है। क्रिकेट में स्लो ओवर रेट की आहट होते ही रेफरी लगा देता है जुर्माना। रेफरी हो सकता है कि कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच मचे घमासान को भी एक रेफरी मिल जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला लेने के संकेत दे दिए जो मोदी सरकार को कतई पसंद नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा सकता है। स्टे लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सरकार से क्या करवाना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस कानून पर सुनवाई में किसने क्या कहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के वकील को कहा कि हमें ना सिखाइए कितना धैर्य रखना है, सब विस्तार से आज के शो में बताएंगे। लेकिन पहले दिन का ये वीडियो देखिए। ये नहीं मत तुझे कुतरा में वीडियो गुजरात के गिर का है। गिर का जंगल शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सिंह वीडियो में एक कुत्ता शेरनी से भिड़ता दिख रहा है। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं और कुत्ता शेरनी पर भारी पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद शेरनी वापस लौटती दिखाई देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑब्वियसली तरह तरह के कमेंट्स आए। किसी ने कहा कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन गौर से देखेंगे तो आपको इस वीडियो में मीम मटेरियल नहीं, एक बेहद परेशान करने वाली बात नजर आएगी। दैनिक भास्कर अखबार ने रिटायर्ड क्षेत्रीय वन अधिकारी बालकृष्ण दवे के हवाले से लिखा है कि गिर के शेरों की शिकार और आक्रमण की क्षमता कम हो रही है क्योंकि इन्होंने तैयार खाना खाने की आदत डाल ली है और इसीलिए इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के साथ ही एक बार फिर से गिर के शेरों की सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर होने लगी है। कैसे चिंता? एशियाई शेर मुख्य तौर पर 5 संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य, पनिया अभ्यारण्य, मटियाला अभ्यारण्य और गिरनार अभ्यारण्य, ये 5 आपस में लगभग जुड़े हुए हैं। चूंकि एशियाई शेर केवल इसी इलाके में सीमित हैं, इसलिए इनके भविष्य को लेकर कई सारे खतरे भी हैं। जैसे कि अगर कोई बीमारी फैल जाती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा जाता है तो एक बार में ही सारे एशियाई शेर विलुप्त हो सकते हैं। पिछले साल जनवरी से जून 2020 के बीच गिर के 92 शेरों की मौत हो गई थी, जबकि सितंबर 2018 में 19 दिनों के भीतर 21 शेरों की मौत हुई थी। इस जोखिम को कम करने का जो सबसे आसान उपाय है वो ये कि एशियाई शेरों को गिर के बाहर भी कहीं दूसरी उपयुक्त जगह पर बसने दिया जाए। ये उपयुक्त जगह तय हुई पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कूनो में। अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एशियाई शेरों को कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भेजने का बंदोबस्त किया जाए। कोर्ट ने इसके लिए 6 महीने का समय भी दिया, लेकिन 7 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक कूनो अभ्यारण्य को एशियाई शेर नहीं मिले, पहले के बाद नहीं पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी सरकार को सलाह दी थी कि गिर के शेरों की आबादी संरक्षित और सुरक्षित रहे, उनमें आनुवांशिक विविधता बनी रहे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कहीं और भी बसाया जाए। 784 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क 2011 से गिर के शेरों का इंतजार कर रहा है। तो अब ये सवाल है कि समस्या कहां आ रही है? दरअसल समस्या राजनीति की है, टिपिकल भाषा में कहें तो नेतागिरी की है।
गुजरात सरकार शुरू से ही शेरों को कूनों भेजने में अड़ंगे लगा रही है। पहले कहा कि जगह कम है, मध्य प्रदेश सरकार ने 28 गांवों को खाली करवाकर जगह बढ़ा दी, तो गुजरात ने कहा कि नेशनल पार्क का दर्जा नहीं है। जब वो भी हो गया तो कहा कि वहां बाघ हैं, शेर और बाघ साथ में नहीं रह सकते। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल से ही गुजरात सरकार शेरों को कूनों भेजने की विरोधी रही है और यही रवैया वर्तमान में भी जारी है। अक्टूबर 2018 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि शेर गुजरात में सुरक्षित हैं, एक भी शेर राज्य के बाहर नहीं शिफ्ट किया जाएगा। स्कूल में एक शब्द बार बार रटाया जाता है, वैज्ञानिक चेतना। इसका एक मतलब यह भी है कि किसी फिजूल के अभिमान से बाहर आकर वैज्ञानिक आधार पर सही फैसला लिया जाए देश के हित में। काश हमारे यहाँ के नेता तोले से ही सही थोड़ी वैज्ञानिक चेतना का परिचय देते, लेकिन इन पर तरस खाने से बेहतर है कि हम बढ़ें दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन की तारीख भी आ गई है। 16 जनवरी 2021 से पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना की वैक्सीन पहले किससे और कैसे मिलेगी, इसकी प्लानिंग के साथ साथ वैक्सीन की डिलीवरी और स्टोरेज की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 2 बार देशव्यापी ड्राई रन भी हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर एक बैठक भी की। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि हम वैक्सीनेशन को लेकर वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर काम करते रहेंगे, हम उसी दिशा में चले हैं। सुनिए। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। दूसरी सुर्खी भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव से संबंधित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा माने LAC पार करके भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को भारत ने सकुशल वापस भेज दिया है। इस सैनिक करीब 72 घंटे तक भारत की हिरासत में रहा। 8 जनवरी को ये चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में पकड़ा गया था और सेना की हिरासत में था। चीनी सेना ने भी ये कंफर्म किया था कि उनका एक सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके रास्ता भटक गया है, भारत में है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच अब भी भारी तनाव चल रहा है। इसीलिए LAC के इस पार किसी चीनी सैनिक के मिलने पर तंत्र तुरंत हरकत में आया। लेकिन जब यह तय हुआ कि सैनिक वाकई रास्ता ही भटका था, तब सेना ने जरूरी औपचारिकताओं के बाद सैनिक को अपने देश वापस भेज दिया। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के नाम पर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक ज्ञानशाला खोली है। ज्ञानशाला, इस ज्ञानशाला में हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे के किस्से बताएगी, ऐसा उसका दावा है। क्या किया था गोडसे ने? 30 जनवरी 1948 को शरीर पर धोती लपेटे प्रार्थना सभा में जा रहे एक निहत्थे बूढ़े इंसान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वो बूढ़ा आदमी जिसे भारत राष्ट्रपिता मानता है, नाम के आगे जी लगाता है या बापू कहता है। अंग्रेजों के बर्बर शासन का जवाब अहिंसा से देने वाले गांधी जी, भारत की मुद्रा पर जिनकी तस्वीर छपती है, उन बापू का हत्यारा है गोडसे। ये बापू के ही मूल्यों का मान था कि गोडसे को चौराहे पर उल्टा नहीं टांगा गया। एक अदालत में मामला चला, उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिला। अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तब जाकर फांसी हुई। देश में तमाम आतंकवादियों को इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे कोई भी हो। कसाब तक के केस में आपने यही देखा। आखिर ये लोग कौन हैं जो राष्ट्रपिता के हत्यारे को महिमा मंडित करना चाहते हैं
और अगर ऐसे कुछ लोग सुर्खियों में आने के लिए ये सब करना भी चाहते हैं तो सरकार की उन पर सख्ती क्यों नहीं दिखती है, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जिसने अब तक ग्वालियर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने कई उदाहरण देखे हैं जब सामाजिक कार्यकर्ताओं को भावना भड़काने या देशद्रोह के मुकदमों में गिरफ्तार करके जेल में सड़ाया जाता है, लेकिन अफसोस राष्ट्रपिता के हत्यारे के गले में माला पहनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हम चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज सुप्रीम कोर्ट में किसान कानूनों पर हुई सुनवाई की बात करेंगे, लेकिन पहले किसान प्रदर्शनों से जुड़ी एक दूसरी खबर की बात। कल यानी कि 10 जनवरी को करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद पंचायत रखी थी। मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल अपने आने वाले थे इस कार्यक्रम में। करनाल मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही पंचायत वाली जगह पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सैकड़ों किसान पहुंच गए। किसानों ने वहां मौजूद लोगों को काले झंडे दिखाने शुरू किए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर हटाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी मारी गई। प्रदर्शनकारियों ने पंचायत के लिए बनाए स्टेज को तोड़ दिया। हेलीकॉप्टर उतरने के लिए बनाए गए हेलीपैड पर भी कब्जा कर लिया और हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया। बाद में खट्टर ने अपना दौरा रद्द कर दिया और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने कहा, लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार सबको है। हमने कभी भी किसानों के वक्तव्यों को रोका नहीं। किसान आंदोलन लगातार जारी है। कोविड के बावजूद भीड़ को नहीं रोका गया, बल्कि बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए बहुत सारे इंतजामों की बात की तो सोशल मीडिया पर किसानों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के फोटो और वीडियो तैरने लगे और लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या हरियाणा सरकार इन्हीं इंतजामों की बात कर रही है। प्रदर्शन और हुड़दंगई में फर्क है और हुड़दंगई को प्रदर्शन समझने की गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सरकार ने जो किया उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन वैसी ही गलती करके प्रदर्शनकारी किसान सरकार को सबक नहीं सिखा सकते। जरूरत यह है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होते रहें जैसे हो रहे हैं। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी है उसका गांधी जी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चलता जाना। इस पूंजी को खोकर किसान बहुत बड़ी गलती करेंगे। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां आज किसान आंदोलन पर जमकर बहस हुई। आज सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया सरकार पर। किसान कानूनों के मामले की सुनवाई के दौरान यह हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार को लेकर जो बात कही वो सरकार के वकील को हार्श लगी। हार्श अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डिक्शनरी में मतलब खोजेंगे तो मिलेगा बहुत कठोर और निर्मम। सरकार के वकील ने जब कोर्ट में कहा कि आप फैसला देने की जल्दी कर रहे हैं, कुछ टाइम और दीजिए, तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप हमें मत बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को कब ऑर्डर निकालना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बातें कही उस पर सरकार की विरोधी ताली पीट पीट कर कह रहे हैं कि अब तो मोदी सरकार को किसानों से माफी मांग ही लेनी चाहिए। तो आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 3 किसान कानूनों को गलत मान लिया, या क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को रद्द करने की बात कह दी? और किसान जो प्रदर्शन करने वाले हैं रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर ट्रॉली वाला, उस पर कोर्ट ने क्या कहा, उसका पूरा ब्यौरा समझने की कोशिश करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब झगड़ा किसानों और सरकार के बीच में चल रहा था तो बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची कैसे। सुप्रीम कोर्ट में करीब आधा दर्जन याचिकाएं लगाई गई थी, जिनमें 3 में कृषि कानूनों को असंवैधानिक और कानूनी तौर पर गलत बताया गया था। यानी याचिकाकर्ताओं का कहना था कि न तो ये कानून संविधान के मुताबिक है और न ही कानून संगत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इन्हें रद्द करे। इनके अतिरिक्त दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 PILs यानी कि जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इनके अलावा भी प्रदर्शन कर रहे किसानों के मूल अधिकारों के हनन को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई। इन याचिकाओं पर यानी किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी। तब देश के अटॉर्नी जनरल यानी केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा था कि 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ बैठक है जिसमें कुछ नतीजा निकल सकता है, इसलिए कोर्ट भी थोड़ा वक्त दे। सरकार और किसानों के बीच अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है जिसका बने रहना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने भी तब माना था कि वो बातचीत के पक्ष में है और 11 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए दे रही थी, माने किसानों और सरकार की बातचीत के बाद की तारीख। आज सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर जमकर बहस हुई। तो इस केस की सुनवाई करने वाली बेंच में कौन कौन जज थे और वकील किस किस पक्ष में रख रहे थे अपनी बातें? 3 जजों की बेंच थी। बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम थे।
अब जिरह करने वाले पक्ष पर आते हैं। इन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक वो हिस्सा है जो कानून के समर्थन में था और एक वकीलों का वो हिस्सा था जो कानून खत्म कराना चाहता था। पहले वालों में सबसे बड़ा पक्ष खुद मोदी सरकार था। कोर्ट में मोदी सरकार का पक्ष रखा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। मोदी सरकार की लाइन पर ही कुछ और किसान संगठन थे, जैसे इंडियन किसान यूनियन, जिनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट नरसिम्हन ने कानूनों को किसानों के हित में बता दिया। इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और कंसोर्शियम ऑफ साउथ इंडिया कंज्यूमर एसोसिएशन जैसे संगठनों के वकीलों ने भी कृषि कानूनों की हिमायत कोर्ट में की। फिर आता है भारतीय किसान संघ, शॉर्ट में BKS। इसे किसानों का देश में सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। BKS की तरफ से एडवोकेट आशीष ने किसान कानूनों को कुछ संशोधनों के साथ उनका पक्ष लिया। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, यानी कानूनों को खत्म कराने की मांग करने वाला पक्ष। पहला पक्ष है दिल्ली सरकार। इसके वकील राहुल मेहरा। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का पक्ष रखने के लिए कई नामी वकील बहस में शामिल थे, जैसे प्रशांत भूषण, HS फूलका, कोलिन गोंजाल्विस और दुष्यंत दवे। और भी कई वकील इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। अब सवाल आता है कि क्या आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानूनों को रद्द करने या उन्हें अच्छा या बुरा बताने के एंगल से कोई बात की? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ना तो हम इन कानूनों के मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की कोई याचिका एंटरटेन कर रहे हैं फिलहाल। तो फिर किस बात पर सुनवाई हुई? कोर्ट ने कहा, हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि सरकार क्या कर रही है, यानी प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए या ये डेडलॉक खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार के वकील ने कहा कि आखिरी बैठक में बातचीत जारी रखने पर सहमति हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई बहस को भटकाने वाली टिप्पणी तो नहीं करना चाहते, पर सरकार ने बहुत निराश किया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने पिछली बार भी कहा था कि बातचीत चल रही है, पर हो क्या रहा है, ये किस तरह का नेगोशिएशन है। बेंच की इन्हीं सारी बातों को मिलाकर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से आज मोदी सरकार को खूब फटकार लगी है। बहस के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने सरकार से कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानूनों को रद्द करें, हमारा उद्देश्य सीधा सा है कि समस्या का समाधान निकल जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीडिया और दूसरी जगहों से जाना है कि असली समस्या कानून है। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रखते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कुछ बोलना चाहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने टोका और कहा कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कानूनों को लागू किया जा रहा है, किसानों को कोई समस्या वहां नहीं है, केवल प्रदर्शन करने वाले किसानों को समस्या है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि अगर देश के दूसरे किसानों को समस्या नहीं है तो वो कमेटी से अपनी बात रख सकते हैं, हम कानून विशेषज्ञ नहीं हैं। कमेटी कौन सी? वो कमेटी जिसे बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले भी बात कर चुका है, जिसमें विशेषज्ञ हों और दोनों पक्षों के लोग हों। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र से पूछा कि आप कानून को होल्ड पर रख रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं रखते तो हम कर देंगे। बात किसानों के प्रदर्शन पर भी आई। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि कोर्ट किसी भी नागरिक या संगठन को यह आदेश नहीं दे सकता कि आप प्रदर्शन न करें। हाँ, ये जरूर कह सकता है कि आप अमुक जगह पर प्रदर्शन न करें। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते कि कोर्ट किसानों के पक्ष में है या किसी और के पक्ष में। जस्टिस बोबडे ने कहा कि अगर कुछ घटित होता है तो उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ रक्त रंजित हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बेसिक सुविधा नहीं है, देह से दूरी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। और किसान संगठनों के वकीलों से यह सवाल भी पूछा कि आखिर इस ठंड में महिलाएं और बूढ़े लोग क्यों हैं प्रदर्शन में। वकील HS फूलका ने कहा कि वो अपनी मर्जी से बैठे हैं। इस पर जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मैं रिस्क लेकर एक बात कह रहा हूं, उन्हें जाकर कहिए कि देश के CJI चाहते हैं कि वो प्रदर्शनों से अपने घर लौट जाएं। बात रिपब्लिक डे के दौरान ट्रैक्टर रैली होने की भी आई। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि देखिए, ये किसान संगठन रिपब्लिक डे के दिन राजपथ पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। इस पर किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, राजपथ पर कोई ट्रैक्टर नहीं चलाने वाला है। दवे ने यह भी कहा कि हम तो रामलीला मैदान में जाकर आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने 3 महीने से इजाजत ही नहीं दी। CJI ने कहा कि दिल्ली में कौन एंट्री लेगा कौन नहीं, यह देखना पुलिस का काम है, न कि कोर्ट का। अब बात उन किसान संगठनों के तर्कों की करते हैं जो कानून के पक्ष में नजर आए। इंडियन किसान यूनियन की तरफ से सीनियर एडवोकेट PS नरसिम्हा ने कोर्ट में कहा कि आप एक ही पहलू पर विचार कर रहे हैं। ज्यादातर किसान संगठन कानून के पक्ष में हैं, सिर्फ कुछ ही खिलाफ हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि मान लो आपकी बात सही है, तो भी इससे अभी के जमीनी हालात नहीं बदलते हैं। वकील नरसिम्हा ने इसके बाद कहा कि कम से कम कानून पर आप स्टे मत लाइए।
चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में कहा कि क्यों ना लाएं स्टे। कई दिन पहले भी हमने सरकार के वकीलों से पूछा था कि आप समस्या को हल करने के लिए अपने कानूनों को थोड़ा सा रोक क्यों नहीं लेते। इस पर आज तक कोई जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जिम्मेदार कोर्ट हैं और हालात बिगड़ते नहीं देखना चाहते। कल को हिंसा हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। हम सिर्फ ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिसमें समाधान निकल सके। तो सुप्रीम कोर्ट क्या समाधान दे रहा है या किस समाधान की बात हो रही है? आज की बहस का लब्बो लुआब यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सरकार अभी के लिए तीनों कानूनों को होल्ड पर रख दे, यानी लागू न करें, यहां रद्द होने की बात नहीं है। और फिर कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई जाए जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के कोई पूर्व जस्टिस करें और इस कमेटी को दिए सुझावों के आधार पर फिर आगे फैसला लें दोनों पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों से पूछा है कि वो कमेटी की अध्यक्षता के लिए किसी पूर्व जस्टिस का नाम सुझा दें। हालांकि कमेटी वाली बात पर ही किसान संगठनों के वकीलों ने कहा कि उन्हें वापस जाकर किसान संगठनों से पूछना पड़ेगा कि किसान नेता कमेटी से बात करना चाहेंगे या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप कोर्ट से गठित कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे? इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा कि आप सरकार के पास जाएंगे लेकिन कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। अब कमेटी और कानूनों पर कोर्ट के स्टे के बारे में सरकारी वकीलों की आपत्ति के बारे में बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कह दिया कि कानूनों या सरकार के पॉलिसी डिसीजंस पर कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है और ऐसी कई बातें पुराने फैसलों में भी कही गई हैं। उन्होंने 2019 का मराठा आरक्षण मामला और 2011 और 1984 के फैसलों का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सरकार के फैसलों पर कानूनी तरीके से रोक लगा सकती है। सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा है कि आपको आदेश देने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने बहुत इंतजार कर लिया है और आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें कितना धैर्य रखना चाहिए। इतनी बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि वो कल इस मामले पर अपना आदेश दे सकती है, यानी कानून पर स्टे और कमेटी बनाने को लेकर अब कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कृषि कानूनों वाले झगड़े पर किसानों और सरकार के बीच रेफरी की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। हमारे सामने अनुच्छेद 370, अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर भूमि विवाद और नागरिकता संशोधन कानून, ये तीन बड़ी मिसालें हैं जब सबकी नजर एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है। इन तीनों मामलों में जो हुआ उन बातों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के रेफरी बनने को लेकर किसान कितने सहज होंगे और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई है, क्या उसकी मध्यस्थता केंद्र को असहज करेगी? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब अब बस मिलने ही वाले हैं। और अब आखिर में एक पॉजिटिव न्यूज जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, आपको खुश होने की, जीने की एक और छोटी सी वजह दे। एयर इंडिया की महिला पायलट्स की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने का रिकॉर्ड बना लिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद ये टीम तकरीबन 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बेंगलुरु पहुंची। कैप्टन जोया अग्रवाल ने इस उड़ान का नेतृत्व किया। उनके साथ को पायलट कैप्टन पापागरी तन्मई, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे इस टीम में शामिल थी। उड़ान भरने से पहले कैप्टन जोया ने बताया था कि ध्रुवीय उड़ान पहले भी भरी गई है, लेकिन यह पहली बार है जब चालक दल में सभी महिलाएं हैं। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। लोकेशन की जानकारी खुद एयर इंडिया अपने ट्विटर हैंडल से समय समय पर दे रहा था। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने ट्वीट करके कहा कि हमारी नारी शक्ति ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में लड़कियां इसी तरह तमाम आदिम ग्लास सीलिंग्स तोड़ती रहें। इसी कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए दी ललन टॉप। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।